ठीक है, तो अब देखिए फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया, है ना। और इसमें हम लोग ये देखे थे कि ये क्या काम करते हैं। वो काम ये करते हैं, हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को मूव करने में, स्विम करने में। कहाँ? इन वाटर। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये स्क्रू है, ठीक है, और ये रहा मेरा स्क्रू ड्राइवर। ऐसे रहता है ना स्क्रू ड्राइवर। इसको हम ऐसे भी टर्न कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी टर्न कर सकते हैं। ठीक। मान लीजिए हम इस स्क्रू ड्राइवर को ऐसे घुमा रहे हैं। अब बताइए तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किधर होगा? इनवर्ट, इनसाइड द बोर्ड होगा ना। अगर हम इसको ऐसे टर्न करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगा? इस नेल का, इस पेज का मूवमेंट किधर होगा? अंदर के तरफ कि बाहर के तरफ? बाहर के तरफ। तो सोचिए, ये बैक्टीरिया, अगर इसको बैक्टीरिया कंसिडर कर लें और यहां पे इसका फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला अगर ऐसे टर्न करे क्लॉकवाइज, ऐसे टर्न कर रहा है क्लॉकवाइज, बैक्टीरिया को किधर जाना चाहिए? स्क्रू के जगह बैक्टीरिया को रख दीजिए, बैक्टीरिया किधर जाएगा? यानी आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है। अब ये फ्लैजिला है, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने लगा ऐसे, बैक्टीरिया किधर आएगा? पीछे की तरफ, पानी में ही है ना। अब सोचिए, इसने अपने फ्लैजिला को थोड़ा नीचे की तरफ कर दिया और ये अब ऐसे घूमने लगा, बैक्टीरिया विल मूव डायगोनली अपवर्ड। उसी तरह से, इस तरह से करके ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगा, बैक्टीरिया विल मूव डायगोनली डाउनवर्ड। तो यानी अपने फ्लैजिला के मूवमेंट के मदद से ये इन द वाटर, इन एनी डायरेक्शन इट कैन मूव, किसी भी दिशा में जा सकता है। समझ गए? तो ये लोकोमोशन में कैसे हेल्प कर सकता है, इसी बात को हम लोग यहां सेंटेंस में लिख सकते हैं। ये तो जस्ट समझने के लिए था, इसको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। बाय various types of rotation, the flagella can help to move the bacteria to proceed in any direction in water। इस तरीके से बैक्टीरिया क्या कर सकता है? अपने, है ना, मूवमेंट या रोटेशन के कारण किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इट्स फ्लैजिला। नंबर 2, पहले ही बता चुके हैं कंपोजिशन में क्या रहता है। ये एक प्रोटीन का बना है और वो प्रोटीन है फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है। This is filament. These are ring proteins.
ये भी रिंग प्रोटीन्स हैं। ये पाइवोट प्रोटीन, यानी ये एक हैंगर की तरह है जिसके साथ, है ना, ये रिंग्स जुड़े हुए हैं और ये रिंग क्या कर रहे हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंकरिंग का काम कर रहे हैं, राइट। जैसे मान लीजिए हमको ये वाला डेस्क यहाँ पे लगाना है और ये सरफेस क्या है, प्लेन। यहाँ पे कोई भी ऐसा जगह नहीं है जिसपे ये अटक सके, टंग सके, देयर इज नो स्पेस एट ऑल। सो हाउ आई कैन हैंग इट, by putting some nail through it that will pierce this wall. Only then the nails can hang this weight, isn't it? इस तरीके से ये इसके वेट को टॉलरेट कर सकता है। नहीं तो क्या होगा, मान लेते हैं हम किसी तरह से इसको साट दिए, ग्लू कर दिए यहाँ पे, है ना। अब इस पे जब भी सामान रखेंगे उसमें तो इतना स्ट्रेंथ होगा नहीं, लिए दे गिर जाएगा। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि ये फिलामेंट है जो फ्लैजिला का बाहरी हिस्सा है, जो दिख रहा है, जो फंक्शन कर रहा है, घूम रहा है अलग अलग डायरेक्शन में। तो सोचिए जरा, अगर ये फ्लैजिला रोटेट करता और ऐसे ये एंकर्ड नहीं रहता, फंसा हुआ नहीं रहता, ये टूट के नहीं निकल जाता, जैसे कि वो वेट रखने पे टूट के गिर जाता। उसी तरीके से क्या होता है, ये फ्लैजिला मूव करने पे सरफेस ऑफ द ये क्या कहते हैं, बैक्टीरिया से अलग हो जाता, सेपरेट हो जाता। इसीलिए इसको एक एंकरिंग मटेरियल का जरूरत था, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर एंकरिंग द फ्लैजिला विद द बाउंड्रीज ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, फिगर अरेंजमेंट of the flagella in a bacteria with various levels। अलग अलग लेवल पे ये फ्लैजिला कैसे बैक्टीरिया में रहता है, इसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, द flagella can be one in number, two in number, and present at opposite ends, many but confined to a particular point or area। एक किसी खास जगह पे ओरिएंटेड है। many but distributed all over the surface of the bacteria। इस तरीके से फ्लैजिला किसी बैक्टीरिया पे पाए जा सकते हैं। इतना डिटेल में आपके एनसीईआरटी में दे दिया है, बट हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा जान लेते हैं। यहां तक लिखिए। अब इनके टर्म्स, अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला एक ही है, इसको कहते हैं मोनोट्राइकस। ठीक है, ये कैसा कहलाएगा, मोनोट्राइकस। क्या, फ्लैजिला। अगर दो किनारे में है, मतलब कैसा दिखाई देगा, ये रहा बैक्टीरिया और ये रहा इसका फ्लैजिला, ये है मोनोट्राइकस। ठीक है, अब यहां देखिए, बोलता है दोनों कॉर्नर, मतलब दोनों अपोजिट एंड में
रहेंगे, तो ये कहलाएंगे एम्फी ट्राइकस, यानी यही बैक्टीरिया है, इधर भी है इधर भी है, एम्फीट्राइकस। फिर बोलता है मेनी, बहुत सारे हैं लेकिन एक ही जगह पे झुंड बनाए हुए हैं, ये कहलाएंगे लोफो ट्राइकस, TRICHOUS, यानी ये रहा बैक्टीरिया, इस पॉइंट से बहुत सारे फ्लैजिला निकल कर आए हैं, ये लोफोट्राइकस। और ये बोलता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, ये कहलाएंगे पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस फ्लैजिला। एम्फीट्राइकस हो गया, लोफोट्राइकस फ्लैजिला, और ये हो जाएगा पेरीट्राइकस फ्लैजिला। यानी अगर ये बैक्टीरिया है, अच्छा बता दीजिए तो ये छोटे छोटे धागे जैसे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स है, इन्हें क्या कहेंगे? ये सब क्या कहलाएगा? फिम्ब्री, वेरी गुड। तो इसके कई फ्लैजिला हैं, कई जगह से निकले हुए, ऐसा होगा। यह है पेरीट्राइकस। पेरी मतलब पेरीफेरी, बाउंड्री, बाउंड्री पे इसके फ्लैजिला है, तो पेरीट्राइकस कहलाएगा। लिख लीजिए। हम लोग फ्लैजिला पे बहुत डिस्कस कर लिए, तब तक इधर हम मिटाते हैं, जब तक उधर नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर नंबर 6, ये है मेसोसोम, है ना। अच्छा ड्रॉ कीजिए तब तक। तो यहाँ हम लोग मेसोसोम को सीरियल नंबर 6 दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहले देखे कैप्सूल या ग्लाइकोकेलिक्स, वही थिक हो जाता है तो कैप्सूल कहलाता है। उसके बाद देखे सेल वॉल, फिर पढ़े प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर पढ़े फिम्ब्री, फिर पढ़े फ्लैजिला। 5 स्ट्रक्चर्स हैव बीन डन, नाउ द मेसोसोम। और ध्यान देने वाली बात है, अभी तक जिसको देखे हैं और अब जो देख रहे हैं, ये सभी ना किसी तरह से इसके बाउंड्री से एसोसिएटेड है। देखिए तो तीनों जो हम लोग पढ़े, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो बाउंड्री बना रहे। फिर फिम्ब्री, इसके बाउंड्री पे ही होते हैं। फ्लैजिला, ये भी बाउंड्री से ही बाहर की ओर निकला हुआ है। और ये मेसोसोम, इसका भी अगर स्ट्रक्चर ध्यान में आ रहा है, जहां पे ये पाए जाते हैं, तो वो क्या है? इनर फोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यही इसका डेफिनेशन भी हो जाएगा, है ना। इन बैक्टीरिया the plasma membrane folds inward at many places. These inner foldings are called mesosomes. इन इनर फोल्डिंग्स को, अंदर के तरफ मुड़े हुए हिस्सों को हम लोग कहते हैं मेसोसोम। और यहाँ पे देखिए स्पेशल मेंशन है,
इन बैक्टीरिया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्ड, यानी ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स यानी दूसरे सेल्स में लाइक द यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं होता. इट इज हैपनिंग ओनली इन द प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में. पॉइंट नंबर 2, इट सर्व्स मेनी पर्पसेस इन ए बैक्टीरियम. एक बैक्टीरिया में बहुत सारा काम करता है. याद कीजिए तो आप जहां पे न्यूक्लियोइड बनाए हैं वहां पे किसको दिखाए हैं? मेनली क्रोमोसोम को. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ध्यान में आ रहा है ना? एक जगह पे ऐसे घिस घिस किए हैं, है ना, और दोनों धागे का एंड मिला दिए हैं, उसको बोले हैं बैक्टीरिया का क्रोमोसोम. और जिस जगह पे है देखिएगा हैंग ऑन किए हुए एक पर्टिकुलर एरिया से, वो प्लाज्मोडेंड्रन का इनर फोल्डिंग है. और वो इनर फोल्डिंग दरअसल मेसोसोम है. इससे क्या साबित हो रहा है कि मेसोसोम वो डॉकिंग पोर्शन है ना, वो एरिया है जिसके साथ क्या रह सकते हैं? क्रोमोसोम एसोसिएटेड रह सकते हैं. अच्छा, एक चीज और सोचिए, क्रोमोसोम को किसी एक जगह पे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में स्थिर होकर रहने का क्या जरूरत है? क्यों एक जगह फंसा हुआ रहेगा? तो आप देखिए, शुरू में भी बताया है कि एग्जाम्पल दिए थे, एक गिलास पानी हो और उसमें शरबत डाल दे, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड शरबत, और उसके बाद ना मिलाए तो कैसा लगेगा? ऊपर का पानी फीका और नीचे की तरफ मीठा होता चला जाएगा, और लास्ट वाला पानी बहुत ज्यादा मीठा होगा. यानी इवननेस नहीं है. सोचिए तो साइटोप्लाज्म में सारे मटेरियल्स हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और वो काफी विस्कस होता है ना, डेंस होता है. तो बहुत सारा मटेरियल इस डेंस लिक्विड में क्या होगा? एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रह जाएगा ना, फैला हुआ है इतने जगह पे, है एक ही जगह पे. तो वहां पर उस पॉइंट पे अगर जरूरत पड़ेगा, ये मटेरियल वहां तक पहुंचेगा कैसे? नहीं पहुंच सकेगा. तो उसका जरूरत पूरा नहीं होगा तो बैक्टीरियल सेल जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा. इसीलिए बैक्टीरिया के सेल को लिविंग रहने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? साइटोप्लाज्म को रोटेट करना पड़ता है, ताकि जैसे कैसे होता है, चम्मच से पानी को चलाते हैं तो उसमें जो भी चीनी वगैरह डाले वो सब जगह बराबर बराबर बटता है, होमोजीनियस रहता है. तो साइटोप्लाज्म को होमोजीनियस रहने के लिए यहां क्या जरूरी होगा? साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट. अब देखिए, इसी मूवमेंट से बचा के रखे हुए थे यूकैरियोटिक सेल्स ने अपने क्रोमोसोम को न्यूक्लियस के बाउंड्री में, है कि नहीं? उसका बाउंड्री जब दे दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो फिर क्या हो गया? उसका क्रोमोसोम प्रोटेक्टेड हो गया. साइटोप्लाज्म मूवमेंट से उसको कोई खतरा नहीं. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या? इसके पास क्रोमोसोम को छुपा के रखने के लिए कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं है. देन साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट से ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल अफेक्टेड होगा, टूट जाएगा, and the breakdown of the chromosome is the death of the organism. So bacteria will die. That is why to stabilize itself, है ना, क्रोमोसोम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक कॉर्नर पे जाके अटैच होता है, and that attachment site is given by the mesosome. So this could be the first property that a mesosome will be serving in the bacteria. क्या हो सकता है? It gives attachment site to the bacterial chromosome. बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को ये अटैचमेंट साइट देता है ताकि वो सुरक्षित रह सके. दूसरा देखिए कि आप सुने हैं ना, लिविंग सेल्स को जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन का जरूरत है, और रेस्पिरेशन करने से एक्चुअली में होता क्या है? एटीपी सिंथेसिस होता है. ठीक है, एटीपी सिंथेसिस करने के लिए एक एंजाइम है जो एटीपी को बनाता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मर्ज करके. इन शॉर्ट ये याद रखिए, ये हमेशा आपको काम देगा. एटीपी बराबर होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई. एटीपी इज ट्राई
और एडीपी इज डाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जहां ट्राई है वहां पे 3 दिख रहे हैं, जहां डाई है वहां 2 दिख रहा है, एक फॉस्फेट कम है ना, तो फॉस्फेट इसे मिल कहां सकता है, यहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले भी बताए हैं ये है H3PO4 और इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। इस फॉस्फोरिक एसिड से ये फॉस्फेट अगर इसको डोनेट हो जाए, एक फॉस्फेट मिल गया, तो ये एटीपी बना लेगा, बना लेगा। इसीलिए एटीपी बनाने के लिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज किया जाता है। अब एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह, इस हिस्से को कहते हैं F0 और इस हिस्से को कहते हैं F1। नाम क्या हो गया, F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीसोम और इसका तीसरा नाम है एटीपी सिंथेज एंजाइम। तीसरा नाम है एटीपी सिंथेज एंजाइम। ये ना मेम्ब्रेन पे जुड़ा होता है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इस साइड पे ये जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या करता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मर्ज करता है और एटीपी प्रोड्यूस करता है। यही काम है इस प्रोटीन का, ये प्रोटीन है, ठीक है। और इसका नाम क्या हो गया, या तो F0 F1 पार्टिकल बुलाइए, या ऑक्सीसोम बुलाइए, या एटीपी सिंथेस एंजाइम बुलाइए। ये दरअसल है एटीपी सिंथेस एंजाइम, अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, ठीक है। खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये एटीपी सिंथेस एंजाइम एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है, और ये एकलौता ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहेंगे, मेसोसोम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है, या ऐसे कह लीजिए सही बैक्टीरिया के मेसोसोम से लेके यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया तक में ये पाया जाता है। तो आप जानते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस, रेस्पिरेशन का साइट है, तभी तो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। अगर ये ना होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो एटीपी नहीं बना पाएगा, एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा। एनर्जी जनरेट करने के लिए वन मस्ट हैव टू हैव दिस वन, उसे मिलना ही चाहिए। तो सोचिए बैक्टीरिया एटीपी सिंथेसिस करेगा जिंदा रहने के लिए, बिना इसके कर लेगा, नहीं कर पाएगा, इसे कहीं ना कहीं जगह देना होगा, और इसकी मजबूरी है कि जब भी रहेगा मेम्ब्रेन पे रहेगा। बैक्टीरिया में कौन सा ऐसा जगह होगा जो ऐसा मेम्ब्रेन जगह देगा, और वो है यही खुद मेसोसोम। समझ गए। तो सेकेंड इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि इट गिव्स द साइट ऑफ एग्जिस्टेंस टू द एटीपी सिंथेस एंजाइम। It gives site of existence to the ATP synthesis enzyme. So it helps, यानी मेसोसोम helps in ATP synthesis in bacteria. इसीलिए इसका कार्य क्या हो जाएगा, एटीपी को उत्पादन करना बैक्टीरिया के सेल में। समझ में आया। इसको समझाने के लिए ये बात बताना पड़ा, आप ब्रैकेट में इसे लिख लेंगे, आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इट शुड बी अंडर ब्रैकेट, ये इसका मेन का हिस्सा नहीं है। और इसका हेडिंग क्या देंगे, नोटेड बाई, ध्यान रखें। ये होता है कृपया ध्यान दें, तो ध्यान दें, यहां से जान के रखें। अब आइए अगला प्रॉपर्टी। देखिए बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि उसे मेम्ब्रेन का बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिवाय।
और भी कई जगह पे हैं जहाँ पे कुछ मटेरियल्स को रखने के लिए इसे बाउंड्री का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये बाउंड्री बनाकर देगा कौन? बैक्टीरिया सेल के अंदर। तो बाउंड्री बनाकर देगा मेसोसोम। अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए, फिर से बॉक्स में समझाते हैं। बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर फोल्डिंग ऐसे है ना, दिस इज मेसोसोम। इमेजिन कीजिए, तो ये पोर्शन अंदर की ओर जा रहा है और ये पोर्शन इस तरफ से अंदर की ओर जा रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा? ये दोनों सट जाएगा, सट जाएगा ना। तो ये एक सराउंडेड एरिया बन सकता है। बैक्टीरिया के अंदर एक सराउंडेड एरिया बन सकता है ना, बन सकता है। तो बैक्टीरिया इसका इस्तेमाल कई बार कुछ मटेरियल्स, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को रखने के लिए करता है, और उसी में से एक है क्रोमैटोफोर। ठीक है, क्रोमैटोफोर क्या है? ये वो जगह है जहां बैक्टीरिया का क्लोरोफिल रहता है। अब बोलिएगा, अरे बैक्टीरिया क्लोरोफिल रखता है? यस, देयर आर सम बैक्टीरिया व्हिच आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। और आपको जानकर खुशी होगी, हम लोग को क्रेडिट देना चाहिए उस बैक्टीरिया को जिसने अर्थ के एटमॉस्फेयर को रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर कर दिया। यानी पूरी दुनिया के एटमॉस्फेयर को इन्हीं बैक्टीरिया ने मिलकर ऑक्सीजन रिच कर दिया। पहले ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं था, या तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड था, या हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर था, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स थे। यही मेजर है ना, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और चौथा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इनके साथ जुड़कर कंबाइंड स्टेट में था। इसे आजाद किया, इसे फ्री किया किसने? इन्हीं बैक्टीरिया ने, जिन्हें कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले कहते थे, अब भूल सुधार कर लिया गया, अब इसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। नाम सुने साइनोबैक्टीरिया का? ऐसा बोलिएगा तो हम गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि क्लास 8 में फिर बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फ्रो वहां था, कैन डू फोटोसिंथेसिस, नहीं था? था। लाइकेन के बारे में था ना, लाइकेन में उसमें मिला होगा कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी और प्लांट नहीं, फंजाई का कॉम्बिनेशन है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी यही साइनोबैक्टीरिया और फंजाई, ये मिलकर लाइकेन बनाते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और उसे अलग से पानी देने का जरूरत नहीं पड़ता है, एयर में से मॉइस्चर ले लेते हैं। और जहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर वाले एरिया में ये ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसिस करता है। ये इंपॉर्टेंस है ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं, ये अगर ऐसे ज्वाइन कर जाएगा और क्रोमैटोफोर बनेगा, उस क्रोमैटोफोर का फायदा क्या होगा? उस क्रोमैटोफोर में ये बैक्टीरिया क्लोरोफिल रख पाएगा और उस क्लोरोफिल की मदद से ये फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, यहां तक कीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। ये जो एक वेसिकल, एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका क्या यूज है? यहां मिंगलिंग एंड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है दोनों एंड आपस में मिलने जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कहा मिंगलिंग एंड्स। अब देखिए, मेसोसोम्स कैन सर्व एज ए कैविटी or vesicle in a bacterium if its ends join together। ठीक है, यहां के बाद यहां दीजिएगा एग्जाम्पल।
chromatophores in cyanobacteria. अब ये क्या चीज है? क्रोमेटोफोर्स इन साइनोबैक्टीरिया. Here in the chromatophores, the cyanobacteria possess their chlorophyll for photosynthesis. तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल का जरूरत है. अब ये क्लोरोफिल ऐसे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में घूमता टहलता रहेगा तो टूट जाएगा, उसे एक कन्फाइंड जगह चाहिए. दैट इज गिवन बाय देम. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट ए मेसोसोम सर्व्स इन ए बैक्टीरियम, एटसेट्रा. कर दीजिए, बहुत हुआ. ठीक है. इसके बाद अब हम लोग आएंगे, ये सीरियल नंबर कितना हो गया? 6. नाउ सीरियल नंबर 7, द साइटोप्लाज्म. ठीक है. और साइटोप्लाज्म क्या है, कैसा चीज है? ये लिविंग पार्ट ऑफ सेल है, तो बैक्टीरिया का भी ये लिविंग पार्ट ऑफ सेल होगा. तो इट इज द लिविंग पार्ट of the bacteria. It is composed of the following. अब देखिए, कहीं पे भी आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा ना, उसका कंपोजिशन मोर और लेस वही रहता है. बस बताए हैं मटेरियल्स का कंसंट्रेशन किसी में कम, किसी में ज्यादा, लेकिन होंगे सब वही. ठीक है. अब देखिए कंपोजिशन वाइज, पहला पाया जाएगा इसमें वाटर, और वाटर होगा 70 से लेके 80% के बीच में. दूसरा पाया जाएगा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, और ये होंगे पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस में फॉर एग्जांपल H+ आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, आयरन Fe2+, एटसेट्रा. और नेगेटिव में बहुत कम ऑप्शंस हैं. HCO3- आयंस, ये बाइकार्बोनेट कहलाते हैं. HCO3- आयंस, PO4 3-, ये क्या हो गए? फॉस्फेट आयंस. वहां दिखाए हैं, ये देखिए, है ना, फॉस्फेट आयंस. क्लोराइड आयंस, है ना, OH- हाइड्रोक्सिल आयंस, एटसेट्रा. ये हो गए पॉजिटिवली चार्ज, वो हो गए नेगेटिवली चार्ज. ये हैं दोनों मिलाकर क्या कहलाएंगे? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. और हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का दूसरा नाम है यहां पे बायोमॉलिक्यूल्स, जो आपका चैप्टर भी है. और बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन आएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड फैट्स, और एक और आएगा, वो है न्यूक्लियोटाइड्स.
ये रहेंगे इसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शुगर के बारे में तो मोरलेस आइडिया है ही, प्रोटीन और फैट्स एंड लिपिड्स ये भी जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते समय लिपिड को भी थोड़ा डिस्कस कर ही लिए हैं, नॉन पोलर होते हैं। और क्या देखे हैं कि ये ऐसे फैट्स हैं जो नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर पे फ्लूइडी रहते हैं, लिक्विड रहते हैं। व्हाट आर दिस न्यूक्लियोटाइड्स? तो ये वैसे यूनिट हैं जिनके आपस में जुड़ने से डीएनए और आरएनए बनते हैं। और डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए भी किसी में जेनेटिक मटेरियल होता है, किसी में इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल होता है। तो इनको बनाने के लिए किनका इस्तेमाल होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। और जब बैक्टीरिया है उसके क्रोमोसोम का इतना डिस्कशन कर रहे हैं तो डीएनए तो उसमें होगा ही, क्योंकि हम लोग शुरू में भी देख चुके हैं क्रोमोसोम मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन, है कि नहीं? तो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स जरूर से होंगे। इस तरीके से ये सब न्यूक्लियोटाइड का सोर्स कौन हो गया? सेल के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। वहीं पे ये रहेंगे और जहां जरूरत होगा वहां से जरूरत के जगह पे पहुंचा दिया जाएगा, दैट्स ऑल। तो दिस इज साइटोप्लाज्म। अब है क्या, कौन सा जगह मिटा सकते हैं? ये हो गया था ना। इसका रोल क्या है? तो कौन नहीं जानता, साइटोप्लाज्म ही तो बैक्टीरिया को यानी इस सेल को जिंदा रखे हुए है। ये तो नोट कर ही चुके हैं। ऑक्सीजोन्स वाला चीज हो चुका। यहाँ हो गया। या एक काम करिए, पहले यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग को जोड़ना है क्या फंक्शन, क्या रोल प्ले करता है। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म इन ए बैक्टीरियम। सबसे इंपॉर्टेंटली, it is the site of all metabolic activities in the bacteria। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब समझ रहे हैं ना, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन। जितनी भी मटेरियल्स का बैक्टीरिया सेल के अंदर में फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, वो सब कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। नंबर 2, it is also the site of energy rich molecule storage and breakdown। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को यही रखा जाता है और इनका ब्रेकडाउन भी यहीं पे होता है। तो मोर और लेस फर्स्ट और सेकंड जो है लगभग लगभग एक ही जैसा है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। तीसरा, इट इज द साइट ऑफ कीपिंग द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का क्रोमोसोम कहाँ रहेगा? साइटोप्लाज्म में ही तो रहेगा, न्यूक्लियस तो है ही नहीं, रहेगा कहाँ? साइटोप्लाज्म में। नंबर 4, इट helps in DNA replication before cell division in the bacteria। भाई देखिए, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, 1 से 2 बैक्टीरिया बनेगा,
तो किस प्रोसेस से? सेल डिवीजन ही ना होगा। वो कैसा होगा वो बात की बात है, जब हम लोग डिवीजन इन सेल्स और सेल साइकिल जब पढ़ेंगे तब वहां आप देखेंगे। पर यहाँ इतना तो जान के रखे कि बैक्टीरिया सेल डिवीजन करके ही अपना नंबर पर आएगा, ठीक है। तो बिफोर रेप्लिकेशन, बिफोर क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया या सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया, उसका डीएनए डबल होता है, यानी क्रोमोसोम डबलिंग होगा। तब ना जाके एक क्रोमोसोम एक बैक्टीरिया को, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे डॉटर बैक्टीरिया को मिलेगा, है कि नहीं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उसके क्रोमोसोम का 2 भाग में बटना जरूरी है ना। तो 2 भाग में बटेगा कैसे? अपने आप को तोड़ के। तब तो इंफॉर्मेशन आधा उसमें चला जाएगा। तो फिर अपने आप को डबल करेगा और डबल करके 2 भाग में बांटेगा, तब जाके पूरा इंफॉर्मेशन दोनों डॉटर सेल्स में जाएंगे। तो उसके लिए कौन जगह देता है? इट इज द साइटोप्लाज्म दैट गिव्स दैट साइट, ठीक है। नंबर 5, हियर RNA synthesis and protein synthesis occurs। यहीं पे साइटोप्लाज्म में ही आरएनए सिंथेसिस होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एटसेट्रा। तो जितने एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन, स्टोरेज, यूटिलाइजेशन, डिफरेंट रिएक्शंस, उन सबों के लिए जगह कौन देता है? साइटोप्लाज्म। और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। यही वजह है कि साइटोप्लाज्म इज द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया, है कि नहीं। यहां तक पूरा कीजिए।